सो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आपने इतना पेशेंस रखा और विश्वास रखा टारगेट सेमेस्टर पे। बहुत सारी टेक्निकल इश्यूज थे, उन सारे टेक्निकल इश्यूज को सॉल्व करने के बाद फाइनली आपके लिए क्लासेस रिकॉर्ड की जा रही है। एक इससे पहले पीवाईक्यू की क्लास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो सोल्यूशन है उसकी क्लास आपको ऑलरेडी प्रोवाइड की जा चुकी है। वो सारे बच्चे देख लिए होंगे, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ लगभग 50 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन वहां से, 50 क्वेश्चन यहाँ से। और भी पॉसिबल होगा तो और भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। बाकी जो हमारे सारथी फॉर बीकॉम थर्ड सेमेस्टर व्हाट्सएप ग्रुप से बच्चे जो एडेड हैं उन सभी को एक स्पेशल पीडीएफ आज भेजा जाएगा। उन पीडीएफ के माध्यम से सारे के सारे बच्चे, बिल्कुल कल से जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर खत्म हो जाएगा तो आपको सभी को प्रॉपर टाइम दिया जाएगा और थर्ड सेमेस्टर पे ही पूरा काम किया जाएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग सेकंड में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, यूट्यूब पे कोई भी लेक्चर्स अपलोड नहीं थे, इसलिए आप लोग इतने भटक रहे हैं, परेशान हैं। कोई बात नहीं, चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग यूनिट कॉस्ट आर। यूनिट कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं? तो यूनिट कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए ये तीनों मेथड्स होते हैं, कॉस्ट शीट, प्रोडक्शन अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। इन तीनों ही मेथड्स के माध्यम से कॉस्ट को, यूनिट कॉस्ट को डिटरमाइन किया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। यानी इकाई लागत को प्राप्त करने की विधियां कौन कौन सी हैं? तो इकाई लागत को प्राप्त करने की तीन विधियां हैं, तीनों विधियां हैं। लागत पत्र भी है, उत्पादन खाता भी है और लागत विवरण। ये सभी के सभी इकाई लागत को प्राप्त करने की विधियां हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आउटपुट कॉस्ट इज यूज्ड इन। यानी उत्पादन लागत विधि कहां अपनाई जाती है? तो जो आपका आउटपुट कॉस्ट होता है वो कोल माइन में यूज किया जाता है। कहां यूज किया जाता है दोस्तों? कोल माइन में यूज किया जाता है। जो आपका उत्पादन लागत विधि है वो कोयले के खान में यूज की जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, प्राइम कॉस्ट इंक्लूड। तो प्राइम कॉस्ट में तीन चीज आती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो प्राइम कॉस्ट इंक्लूड्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हिंदी में मूल लागत में सम्मिलित क्या किया जाता है? तो मूल लागत में आपका प्रत्यक्ष व्यय जो होता है उसको सम्मिलित किया जाता है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रत्यक्ष व्यय। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, एडवांटेज ऑफ कॉस्ट शीट इज। यानी लागत पत्र का लाभ क्या है? तो एडवांटेज जो होता है आपके कॉस्ट शीट का वो होता है कंट्रोल ओवर एक्सपेंस, यानी व्ययों पर नियंत्रण। जब आप कॉस्ट शीट बनाते हैं तो आप अलग अलग प्रकार के कॉस्टेस को डिटरमाइन करते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉस्ट को असर्टेन करते हैं और वहां पे आप अलग अलग प्रकार के कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो एडवांटेज जो है कॉस्ट शीट का वो है कंट्रोल ओवर एक्सपेंसेस, यानी व्ययों पर नियंत्रण, खर्चों पर नियंत्रण। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5, डायरेक्ट वेजेस इज आल्सो नोन एज। तो डायरेक्ट वेजेस को हम लोग प्रोडक्टिव वेजेस भी कहते हैं, उत्पादित मजदूरी भी कहते हैं। क्या देखिए दोस्तों, जो आपका डायरेक्ट वेजेस होता है, जो आपका प्रत्यक्ष मजदूरी होता है, उसको उत्पादित मजदूरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, फैक्ट्री कॉस्ट इंक्लूड। तो फैक्ट्री कॉस्ट में आपका प्राइम कॉस्ट आता है। क्या आता है दोस्तों? फैक्ट्री कॉस्ट में आपका प्राइम कॉस्ट आता है। चलिए, यानी कारखाना लागत में मूल लागत सम्मिलित होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लूज टूल्स इज। यानी लूज टूल्स क्या है? तो लूज टूल्स फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, कारखाने व्यय है। याद रखना दोस्तों, जो फुटकर औजार होते हैं वो कारखाने व्यय में आते हैं, वो कारखाने खर्चों में आते हैं। जो लूज टूल्स होते हैं वो फैक्ट्री एक्सपेंसेस में आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8, जनरल एक्सपेंसेस आर। यानी सामान्य खर्चे कौन से होते हैं? तो जनरल एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो ऑफिस से रिलेटेड होते हैं, जो आपके कार्यालय से संबंधित खर्चे होते हैं, उन्हीं को हम जनरल एक्सपेंसेस कहते हैं। यानी जनरल एक्सपेंसेस आर ऑफिस एक्सपेंसेस, कार्यालय खर्चे। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 9, वारंट क्लेम्स आर। वारंट क्लेम्स कौन से एक्सपेंस होते हैं? तो जो वारंट क्लेम्स होते हैं वो ऑफिस एक्सपेंस होते हैं, वो कार्यालय व्यय होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जो आपके वारंट दावे होते हैं, आपके जो वारंट क्लेम्स होते हैं वो ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं, कार्यालय व्यय होते हैं, कार्यालय खर्चे होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, एग्जीबिशन एक्सपेंसेस आर। एग्जीबिशन एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? तो एग्जीबिशन एक्सपेंसेस में आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आते हैं, प्रदर्शनी व्यय में विक्रय एवं वितरण के व्यय आते हैं। तो एग्जीबिशन एक्सपेंसेस में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस आ जाएंगे, यानी प्रदर्शनी व्यय में विक्रय एवं वितरण के व्यय आ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कॉस्ट प्राइस 18,000, प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। यानी कॉस्ट प्राइस 18,000 है और प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस 33 होल 1/3% है
अब आपको बताना है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना होगा। तो ये क्वेश्चन हमने आपको पीवाईक्यू में ऑलरेडी सॉल्व करा रखा है। करना क्या है इस क्वेश्चन में, ध्यान से जो कॉस्ट प्राइस है यानी जो सीपी है उसको मल्टीप्लाई करना है आपको प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस से। किससे? प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस से। फिर आपको डिवाइड करना है 100 से और माइनस करना है प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस से। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो आपका हो जाएगा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। और इस क्वेश्चन में अगर आप इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो 18,000 गुणे 33.33% करेंगे अपॉन 100 माइनस 33.33% करेंगे तो फिर आपका जो आंसर होगा यहाँ पे 18,000 का 33.33% जो होगा वो आई थिंक 6,000 आएगा। और जब आप 100 माइनस 33% करेंगे 33.33% करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 9,000 आएगा। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 9,000। चलिए हिंदी में, अगर लागत मूल्य 18,000 रुपए है, विक्रय मूल्य पर लाभ 33 होल 1/3 है तो लाभ की रकम कितनी होगी? तो लाभ की रकम जो होगी वो 9,000 होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 भी हम आपको आज करवाए हैं पीवाईक्यू में। टोटल कॉस्ट 5 लाख है, 20% प्रॉफिट ऑन सेल है तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा? तो अगर आपका टोटल कॉस्ट 5 लाख है तो टोटल कॉस्ट में आपको प्रॉफिट ऑन सेल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 5 लाख गुणे 20%, तो ये आ जाएगा आपका 1 लाख। अब इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा 80% से, तो आपका जो होगा टोटल प्रॉफिट होगा वो निकल जाएगा 1 लाख डिवाइडेड बाई 80%, तो आई थिंक ये 1,25,000 आएगा, यानी 1,25,000। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ प्रॉफिट इज 100% ऑफ कॉस्ट देन इट विल बी हाउ मेनी परसेंट ऑफ सेल। अगर प्रॉफिट 100% ऑफ कॉस्ट है तो ये परसेंट ऑफ सेल कितना होगा? तो हमने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला बताया कि अगर आपको परसेंटेज ऑफ सेल निकालना है, ध्यान से, अगर आपको परसेंटेज ऑफ सेल निकालना है तो आपको करना क्या है, परसेंटेज ऑन कॉस्ट डिवाइडेड बाय 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, यानी प्रॉफिट ऑन सेल को निकालने के लिए परसेंटेज कॉस्ट डिवाइडेड बाय 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, तो ये आपका जो प्रॉफिट ऑन सेल होगा वो निकल जाएगा इस फॉर्मूले से। अब अगर ये फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाएंगे तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना है? 100% है, 100 अपॉन 100 माइनस 100, यानी 100 अपॉन 0, तो इसका जो आंसर होगा कितना होगा? अच्छा एक मिनट, क्या है? इफ प्रॉफिट इज 100% ऑफ कॉस्ट देन इट विल बी हाउ मेनी परसेंट ऑफ सेल्स। तो परसेंट ऑफ सेल को निकालने के लिए आपका जो आंसर होगा वो आई थिंक, एक मिनट रुकेंगे आप लोग, परसेंट ऑफ कॉस्ट, तो जो आपका परसेंट ऑफ सेल होगा, ध्यान से, परसेंट ऑफ सेल जो होगा आपका इक्वल्स टू हो जाएगा आपका परसेंट ऑफ कॉस्ट जो कि आपका 100% है अपॉन परसेंट ऑफ कॉस्ट 100 माइनस 100%, तो ये तो आपका नीचे 0 हो जाएगा, 100 अपॉन 0। तो आई थिंक इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत दिया है, या फिर क्वेश्चन में ऑप्शन ही गलत दिया है। इस क्वेश्चन में पे प्रॉफिट इज 50% ऑफ कॉस्ट देना चाहिए, ठीक है, तब जाके तो शायद ये क्वेश्चन सही होता। इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, अगर आप में से कोई स्टूडेंट इसको सॉल्व करता है तो वो बताएगा, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। चलिए 13 को छोड़ते हैं, 14 की बात करते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं, ये सारे के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पीवाईक्यू के हैं और मैंने ऑलरेडी ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, 15 भी हमने सॉल्व कराया है, 16 भी हमने सॉल्व कराया, टेंडर प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोटेशन प्राइस, सेम क्वेश्चन को हमने अभी कराया है पीवाईक्यू में आपके। हाँ आगे देखते हैं 17 को, टेंडर इज प्रिपेयर्ड, टेंडर कब प्रिपेयर किया था, ये क्वेश्चन हमने नहीं कराया। तो टेंडर इज प्रिपेयर्ड बिफोर द सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी माल को सप्लाई करने से पूर्व ही जो आपका निविदा होता है उसको तैयार कर लिया जाता है, जो आपका टेंडर होता है उसको प्रिपेयर कर दिया जाता है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, टेंडर इज प्रिपेयर्ड, टेंडर कौन प्रिपेयर करता है? तो टेंडर हमेशा सप्लायर प्रिपेयर करता है, जो विक्रेता होता है उसके द्वारा टेंडर को बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट, इसमें से कौन से आइटम्स कॉस्ट अकाउंट में इंक्लूडेड होते हैं? तो कॉस्ट अकाउंट में जो आइटम्स इंक्लूड होते हैं वो ऑप्शन है आपके सामने, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिविडेंड पेड। तो ये जो ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन है गलत है, यहाँ पे होना चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट। तो ये सारे के सारे कॉस्ट अकाउंट में नहीं आते हैं, ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी होना चाहिए। डी होना चाहिए तब जब यहाँ पे नॉट होता, ठीक है, सम्मिलित नहीं की जाती। देखिए हिंदी में सही दिया है,
इंग्लिश में गलत दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी मदें लागत लेखों में सम्मिलित नहीं की जाती है? जो सभी के सभी लागत लेखों में सम्मिलित नहीं की जाती। ये भी क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू का है जो हमने ऑलरेडी सॉल्व करा दिया है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट? इनकम टैक्स, शेयर ट्रांसफर फीस, कैजुअल इनकम, यानी आय कर, अंश हस्तांतरण शुल्क, आकस्मिक आय। बताइए इसमें से कौन सी मद लागत लेखा में शामिल नहीं की जाती है? तो लागत लेखा में इसमें से कोई भी मदें, कोई भी इसमें से आइटम्स शामिल नहीं की जाती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल बुक? तो रेंट ऑफ ऑन हाउस, खुद के घर का जो रेंट होता है, स्वयं के भवन का जो किराया होता है, उसको फाइनेंशियल बुक्स में इंक्लूड नहीं किया जाता है, लेकिन जो कॉस्ट बुक्स होते हैं वहां पे इसको इंक्लूड किया जाता है। और ये क्वेश्चन हमने कराया है शायद, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक इज 50,000, व्हाट विल बी प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग बुक when interest on debenture is 5,000 has not been shown in financial book? मतलब अगर प्रॉफिट फाइनेंशियल बुक के हिसाब से 50,000 है तो पूछा गया कि कॉस्टिंग बुक के हिसाब से प्रॉफिट क्या होगा अगर डिबेंचर 5,000 रुपए का डिबेंचर का इंटरेस्ट हो। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पहली चीज तो कोई कॉस्ट में आता नहीं है, इसीलिए इसको कॉस्ट बुक में कंसीडर नहीं किया जाएगा। और इवन इफ 5,000 का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है फिर भी फाइनेंशियल बुक और कॉस्ट बुक में कोई डिफरेंस नहीं होगा, दोनों बिल्कुल सेम होंगे। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा 50,000, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट बुक और फाइनेंशियल बुक में कोई चेंज ही नहीं होगा। चलिए, तो ये सारे क्वेश्चंस हमने करवाए हैं, 23 भी हमने करवाया है पीवाईक्यू में आपके। 24 की बात करते हैं, ऐसे 24 भी हमने करवाया है। अब एक चीज यहाँ पे समझिएगा दोस्तों, आपकी जो यूनिवर्सिटी है इस बार आपसे थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन पिछली बार प्रैक्टिकल से आए थे, हो सकता है इस बार की भी प्रैक्टिकल से ज्यादा क्वेश्चंस आए, लेकिन आपको प्रैक्टिकल्स को देख के परेशान नहीं होना है। बस जो आपके पीवाईक्यू में प्रैक्टिकल्स पूछे गए हैं, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में जो प्रैक्टिकल्स पूछे गए हैं, उन्हीं के फॉर्मूलेस को आपको याद रखना है। अब यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल्स को ज्यादा डिस्कस करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि जो भी प्रैक्टिकल्स डिस्कस किए गए हैं, पूछे गए हैं आपके पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में, उन्हीं टॉपिक से संबंधित ही प्रैक्टिकल्स आने की संभावनाएं हैं। और मुझे पर्सनली लग रहा है कि इस बार यूनिवर्सिटी आपसे प्रैक्टिकल ज्यादा नहीं पूछेगी। पिछली बार इतना ज्यादा कॉस्ट अकाउंटिंग सेकंड में प्रैक्टिकल पूछ के मुझे लग रहा है पर्सनली कि यूनिवर्सिटी गलती की थी। इतने सारे क्वेश्चंस 1.5 नंबर में, इतने बड़े बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए, इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन के क्वेश्चंस, वो लॉजिक नहीं है। उतने बड़े क्वेश्चंस 1.5 नंबर में पूछे नहीं जाने चाहिए, लेकिन फिर भी आपकी यूनिवर्सिटी पूछी है, कोई बात नहीं। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि ये गलती नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिकल्स को पढ़ के जाना है। लेकिन प्रैक्टिकल्स के चक्कर में आपको थियोरी को छोड़ के नहीं जाना है। थियोरी की पॉसिबिलिटी इस बार मुझे ज्यादा लग रही है, ठीक है। चलिए 29 से डिस्कस करते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी पीवाईक्यू में। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज नॉट फिक्स। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कब फिक्स नहीं होता है, यानी ठेका का मूल्य निश्चित कब नहीं होता है? तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फिक्स नहीं होता है जब कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट हो, मतलब लागत योग ठेका में जो आपका ठेका मूल्य होता है वो निश्चित नहीं होता है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 30। कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड एग्रीमेंट बिटवीन कॉन्ट्रैक्टर एंड। कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड एग्रीमेंट होता है किसके किस बीच में? तो कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड एग्रीमेंट होता है कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में। अगला क्वेश्चन नंबर 31। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट इंक्लूडेड इन वर्क इन प्रोग्रेस। इसमें से कौन सा वर्क इन प्रोग्रेस में इंक्लूड नहीं होता है? तो प्लांट इशूड एट साइट, ये वर्क इन प्रोग्रेस में इंक्लूड नहीं होता है। बाकी जो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड है वो भी WIP में आता है, मटेरियल ऑफ साइट भी WIP में आता है, और कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड भी WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 32। इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग द कॉस्ट यूनिट इज, यानी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जो कॉस्ट यूनिट होता है वो क्या होता है? तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जो कॉस्ट यूनिट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। द पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सर्टिफाइड वर्क रिटेन्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टी इज नोन एज, यानी सर्टिफाइड वर्क का वो पार्ट जो कॉन्ट्रैक्टी ने रिटेन कर लिया है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसे हम रिटेंशन मनी कहते हैं। हिंदी में प्रमाणित कार्य का वह राशि जो भाग ठेकादाता द्वारा रोक लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम प्रतिधरण धन कहते हैं, उसे हम रिटेंशन मनी कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 34। When the completion stage of a contract is less than 1/4 of total expenditure on the contract is transferred to,
मतलब जो कंप्लीशन स्टेज है कॉन्ट्रैक्ट का, वो टोटल एक्सपेंडिचर का जो 1/4 है उससे कम है, तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ ट्रांसफर होता है? ध्यान से, जो कॉन्ट्रैक्ट का कंप्लीशन स्टेज है वो 1/4 है ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन कॉन्ट्रैक्ट। तो इस केस में जो आपका कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपेंस होगा उसको कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? तो उसको वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि अभी तक आपका कॉन्ट्रैक्ट 1/4 से भी कम कंप्लीट हुआ है। अगर वो 1/4 से ज्यादा कंप्लीट होता तब उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस। हिंदी में, जब ठेके की पूर्णता की व्यवस्था 1/4 से भी कम हो, ध्यान से 1/4 से भी कम रहे, तो ठेके पर कुल आय को कहाँ अंतरित किया जाता है? तो उसको अंतरित किया जाता है निर्माणाधीन कार्य में, यानी वर्क इन प्रोग्रेस में। अगला क्वेश्चन है 35। इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग द पार्ट ऑफ वर्क विच हैज बीन एक्सेप्टेड एज अ कंप्लीट बाय द कॉन्ट्रैक्टी और हिज इंजीनियर इज कॉल्ड। मतलब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में काम का वो हिस्सा, कार्य का वो हिस्सा जो इंजीनियर द्वारा पूरा मान लिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम सर्टिफाइड वर्क कहते हैं, उसे हम प्रमाणित कार्य कहते हैं। क्योंकि अगर कोई इंजीनियर या फिर कोई भी आर्किटेक्ट उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को कह देता है कि ये कंप्लीट हो गया, इसका मतलब वो सर्टिफाई करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, इसलिए हम उसे सर्टिफाइड वर्क कहते हैं, प्रमाणित कार्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 36। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट इज यूजुअली एंटर्ड इनटू इन दिस केसेस वेयर। यानी जो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट है वो यूजुअली कहाँ एंटर किया जाता है? तो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एंटर किया जाता है वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्यूट द एक्यूरेट कॉस्ट इन एडवांस। मतलब जहां ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम पहले ही पूरा का पूरा जो कॉस्ट है उसको सटीक रूप से एडवांस में ही डिसाइड कर ले। तो लागत योग्य ठेके जो होते हैं वो सामान्यतः उन दशाओं में लागू होते हैं जहां ठेकेदार लाभ की एक निश्चित राशि, जहां अग्रिम में शुद्ध लाभ की गणना नहीं की जा सकती है, जहां एडवांस में आप कॉस्ट का जो असर्टेनमेंट है वो नहीं कर सकते हैं। चलिए 37 है। इन ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट कॉस्ट आर क्लासिफाइड एज। ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट में कॉस्ट को कैसे क्लासिफाई किया जाता है? तो ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट में याद रखिएगा कॉस्ट को फिक्स और वेरिएबल दोनों रूप में क्लासिफाई किया जाता है। परिचालन लागत पत्रक में लागतों को वर्गीकृत किया जाता है स्थिर एवं परिवर्तनशील लागत के रूप में। अगला क्वेश्चन नंबर 38। एन एग्जांपल ऑफ सिंपल कॉस्ट यूनिट ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग इज। इन सिंपल कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग का एग्जांपल कौन सा है? तो वो है आपका पर माइल पर किलोमीटर। ठीक है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा पर माइल पर किलोमीटर। चलिए हिंदी में, परिवहन लागत विधि में मिश्रित लागत इकाई का उदाहरण कौन सा है? तो परिवहन लागत विधि में मिश्रित लागत इकाई का उदाहरण है प्रति मील प्रति किलोमीटर। अगला 39। इन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी कॉस्ट यूनिट। इन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में कॉस्ट यूनिट कौन सा होता है? तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में जो कॉस्ट यूनिट होता है वो किलोवाट आवर होता है, दैट इज KWH होता है। कौन सा होता है दोस्तों? किलोवाट आवर होता है, दैट इज KWH होता है। याद रखिए दोस्तों, जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी होती है उसमें कॉस्ट यूनिट KWH होता है, किलोवाट आवर होता है। 40 है। इन रोड रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट यूनिट। यानी रोड रिपेयर और मेंटेनेंस में कॉस्ट यूनिट कौन सी यूज होती है? हिंदी में, सड़क मरम्मत व अनुरक्षण में कौन सी लागत इकाई होती है? तो होती है आपकी पर किलोमीटर प्रति किलोमीटर की लागत इकाई होती है। अगला क्वेश्चन 41। इन होटल लॉज कॉस्ट यूनिट। यानी होटल लॉज कॉस्ट यूनिट में कॉस्ट यूनिट कौन सी होती है? तो होटल लॉज में कॉस्ट यूनिट जो होती है वो पर रूम रेंट होती है। क्या होती है? पर रूम रेंट, यानी प्रति कमरा किराया। अब देखिए ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सड़क की मरम्मत में कौन सा आरक्षण लागत होगा, कौन सा मेंटेनेंस कॉस्ट होगा। तो भाई सड़क की बात की जा रही है तो उसमें जो मेंटेनेंस होगा, जो रिपेयर होगा वो किलोमीटर के वाइज होगा, मतलब डिस्टेंस वाइज होगा, तो प्रति किलोमीटर होगा। होटल की बात कर रहे हैं तो पर रूम के हिसाब से रेंट का होगा कॉस्टिंग सिस्टम। ठीक है, कॉस्टिंग यूनिट। अगला 42। अ प्रोसेस लॉस दैट डज नॉट अफेक्ट द कॉस्ट यूनिट इज। यानी ऐसा प्रोसेस लॉस जो कॉस्ट पर यूनिट को अफेक्ट नहीं करता है उसे हम क्या कहते हैं?
तो ऐसा प्रोसेस लॉस जो कॉस्ट पर यूनिट को इफेक्ट नहीं करता है उसे हम एबनॉर्मल लॉस कहते हैं, उसे हम असामान्य हानि कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 43, इन प्रोसेस कॉस्टिंग कॉस्ट पर यूनिट, प्रोसेस कॉस्टिंग में कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ, तो प्रोसेस कॉस्टिंग में जो कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज होता है वो किसकी वजह से इंक्रीज होता है, तो वो नॉर्मल लॉस में इंक्रीज होता है। याद रखिएगा, प्रोसेस कॉस्टिंग में जो कॉस्ट पर यूनिट होता है वो इंक्रीज होता है नॉर्मल लॉस की वजह से, यानी सामान्य हानि की वजह से। याद रखिएगा दोस्तों, प्रक्रिया लागत लेखांकन में प्रति इकाई लागत में वृद्धि कैसे होती है, तो प्रति इकाई लागत में वृद्धि सामान्य हानि के कारण होती है। 44 है, प्रोसेस कॉस्टिंग इज यूज्ड इन, यानी प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ यूज किया जाता है, तो आपका जो प्रोसेस कॉस्टिंग है वो ऑयल इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है, सीमेंट इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है और केमिकल इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। यानी प्रोसेस कॉस्टिंग इन सभी इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, चाहे ऑयल इंडस्ट्री की बात करें, केमिकल इंडस्ट्री की बात करें या सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें। यानी प्रक्रिया लागत विधि प्रयोग में की जाती है किसमें, तेल उद्योग में, सीमेंट उद्योग में, रसायन उद्योग में, इन सभी उद्योगों में आपकी जो प्रक्रिया लागत विधि होती है उसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 5 टाइप्स ऑफ वेस्टेज, कितने टाइप्स के वेस्टेज होते हैं, तो वेस्टेज नॉर्मल वेस्टेज के रूप में भी हो सकता है, एबनॉर्मल वेस्टेज के रूप में भी हो सकता है, स्टैंडर्ड वेस्टेज के रूप में भी हो सकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, दैट इज बोथ, ए बी एंड सी बोथ, ए और बी बोथ। अब यहाँ पे देखिए जो आपका वेस्टेज होता है वो नॉर्मल और एबनॉर्मल ही क्लासिफाई होता है, स्टैंडर्ड वेस्टेज नहीं होता है, प्रमाप क्षय नहीं होता है, सामान्य क्षय होता है और असामान्य क्षय होता है, यानी एबनॉर्मल वेस्टेज होता है और नॉर्मल वेस्टेज होता है। अगला क्वेश्चन है 46, कॉजेज ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज आर, यानी एबनॉर्मल वेस्टेज के कौन कौन से कारण होते हैं, कौन कौन से कॉजेज होते हैं, तो एबनॉर्मल वेस्टेज के जो कारण होते हैं वो होते हैं आपके नेचुरल डिजास्टर, यानी प्राकृतिक आपदा, अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया तो एबनॉर्मल वेस्टेज हो सकता है, मैनेजर्स के केयरलेसनेस की वजह से एबनॉर्मल वेस्टेज हो सकता है, और मशीनरी और प्लांट में ब्रेक डाउन होने की वजह से भी एबनॉर्मल वेस्टेज हो सकता है, यानी असामान्य क्षय इन सभी कारणों की वजह से हो सकता है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगला 47, ऑयल इंडस्ट्रीज, इन ऑयल इंडस्ट्रीज विच मेथड इज यूज, तो ऑयल इंडस्ट्री में प्रोसेस कॉस्टिंग को यूज किया जाता है। ऑलरेडी हमने आपको बताया कि ऑयल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री और केमिकल इंडस्ट्री में प्रोसेस कॉस्टिंग को यूज किया जाता है, और जितनी भी सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज होती है जैसे हॉस्पिटल कंपनी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हो गई, तो उनमें जो कॉस्टिंग सिस्टम यूज होता है वो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग सिस्टम होता है। अगला 48 और 49, 48, हाँ 48 तक, ये 48 का जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस पूछा गया इफ नॉर्मल आउटपुट ऑफ एक्स प्रोसेस इज 1000 यूनिट एंड एबनॉर्मल वेस्टेज इज 20, देन एक्चुअल आउटपुट ऑफ प्रोसेस विल बी, मतलब अगर आप एक एक्स नाम का आउटपुट बना रहे हैं और उससे जो प्रोसेस से जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो 1000 यूनिट्स हैं, 1000 यूनिट्स की आउटपुट मिल रहे हैं, लेकिन उसमें से नॉर्मली 20 यूनिट्स वेस्ट हो जा रहे हैं, तो आपका एक्चुअल आउटपुट कितना होगा, तो आपका एक्चुअल आउटपुट होगा 1000 माइनस 20 विच इज इक्वल्स टू 980, यानी 980 आपका वास्तविक इकाइयां होंगी। मतलब वास्तविक इकाइयां निकालनी कैसी है, आपको टोटल आउटपुट जो आप बना रहे हैं प्रोसेस के माध्यम से उसमें से जितना वेस्ट हो जा रहा है उसको माइनस कर दीजिएगा, आपका टोटल आउटपुट निकल जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके 48 क्वेश्चंस जो हमने अभी डिस्कस किए, काफी तेज गति से क्वेश्चंस को डिस्कस किए क्योंकि हमको और भी वीडियोस रिकॉर्ड करने आप सभी के लिए, आप सभी की काफी ज्यादा डिमांड है। तो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पूरी ऊर्जा के साथ, तब तक पढ़ते रहिए पूरी शिद्दत के साथ।